अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। लेकिन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर में जाने से पहले अगर मैं आपको रिवाइज करता चलूँ कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। देखिए हमारे पास साइटोप्लाज्म द स्पेस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस के दरमियान जो स्पेस है उस स्पेस को हम साइटोप्लाज्म ही कहेंगे। और इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनमें से ये कलरलेस होता है और इसके साथ साथ ये कंसंट्रेटेड लिक्विड से मिलकर बना होता है, यानी इसमें जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। दैट्स व्हाई इट इज़ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अच्छा, इनसॉल्युबल इन वाटर, ये क्या होता है? इनसॉल्युबल इन वाटर होता है मगर बट कैन ऑब्जर्व लॉट ऑफ वाटर, मगर ये ज़्यादा मिकदार में वाटर को ऑब्जर्व कर सकता है। इसी वजह से साइटोप्लाज्म की जो ज़्यादा मिकदार में जो कंटेंट है वो वाटर ही है। इसके बाद हमारे पास इसकी पार्ट्स है। साइटोप्लाज्म की टू पार्ट्स होते हैं। एक को हम साइटोसोल कहते हैं और दूसरे को हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। साइटोसोल क्या होता है? साइटोसोल हमारे पास सॉल्युबल पार्ट्स होता है ऑफ साइटोप्लाज्म। सॉल्युबल पार्ट्स में हमारे पास ग्लूकोज आते हैं। साइटोसोल में क्या होते हैं? ग्लूकोज होते हैं और इसके साथ साथ अमीनो एसिड भी होते हैं जो कि मोनोमर है ऑफ प्रोटीन। विटामिन्स भी पाए जाते हैं इस साइटोसोल में और इसके साथ साथ प्रोटीन भी पाए जाते हैं जो कि सॉल्युबल है और इसके साथ साथ मिनरल्स भी है। मिनरल में इसमें शामिल है। अच्छा, हमारे पास साइटोसोल की दो तरह की सॉल्यूशन होती है। एक को हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं और दूसरे को हम कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। ट्रू सॉल्यूशन वो है जो वाटर में सॉल्युबल हो, यानी वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस फॉर्म ट्रू सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास वो जो वाटर सॉल्युबल है वो है साल्ट, शुगर है, वो ये वाटर सॉल्युबल है तो ये ट्रू सॉल्यूशन बनाता है। और इसके साथ हमारे पास अमीनो एसिड भी है जो ट्रू सॉल्यूशन बनाता है और विटामिन्स भी है, ये हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन में आते हैं। और दूसरी बात, ये कोलाइडल सॉल्यूशन साइटोसोल कोलाइडल सॉल्यूशन पर मुश्तमिल होते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन में हमारे पास फैटी एसिड है जो कि इनसॉल्युबल इन वाटर है और आरएनए मॉलिक्यूल्स भी है जो कि वो भी इनसॉल्युबल है। फॉस्फोलिपिड्स तो नहीं होते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो दूसरी पार्ट्स है साइटोप्लाज्म की, वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स दो तरह के होते हैं। एक को हम इंक्लूजन बोलते हैं और दूसरे को हम सेल ऑर्गेनेलिस बोलते हैं। इंक्लूजन क्या होता है? नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स कॉल्ड पैराप्लेज्म। पैराप्लेज्म पैराप्लाज्म भी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? पैराप्लाज्म भी बोलते हैं। इस नॉन लिविंग स्ट्रक्चर को हम इंक्लूजन ही बोलेंगे। नॉन लिविंग स्ट्रक्चर में क्या है? हमारे पास जो फूड स्टोर्ड फूड है इनसाइड द सेल, वो वो जो स्टोर फूड है इनसाइड द सेल वो इंक्लूजन में आते हैं। और जो सिक्रेटरी सब्सटेंसेस है जैसे कि एंजाइम हो गए, हार्मोन्स हो गए, वो भी इंक्लूजन में आते हैं। अच्छा, दूसरी पार्ट इसकी ये है सेल ऑर्गेनेलिस, यानी इसकी दूसरी पार्ट सेल ऑर्गेनेलिस है जो लिविंग स्ट्रक्चर्स होता है। ये लिविंग होता है। दीज आर सबसेलुलर स्ट्रक्चर, जो सबसेलुलर स्ट्रक्चर यानी इंटरसेलुलर जो स्ट्रक्चर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रिबोसोम है, और भी तरह तरह के सेंट्रियोल्स है, इस पर मुश्तमिल होते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो सबसेलुलर स्ट्रक्चर में से सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक पढ़ेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास फ्लैटन मेम्ब्रेन्स पर मुश्तमिल होते हैं और ये सेक्स नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, यानी ये सेक्स नुमा स्ट्रक्चर होते हैं। कनेक्ट साइटोप्लाज्म, इसका काम क्या होता है? कनेक्ट साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस।
वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने में ये हेल्पफुल होते हैं। दूसरी बात ये है, पोर्टन ने इसको 1953 में इसको डिस्कवर्ड किया था। और पेंक्रियाज, ये ज़्यादातर पेंक्रियाज में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा होती है, इसी वजह से ये ज़्यादातर पेंक्रियाज ही में पाए जाते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड में भी पाए जाते हैं। अच्छा, मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज कंपोज्ड ऑफ लाइपोप्रोटीन। इसकी जो मेम्ब्रेन है, आउटर कवरिंग है, वो लाइपोप्रोटीन यानी लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। मॉर्फोलॉजिकली इट इज अकर इन 3 फॉर्म। मॉर्फोलॉजिकली इसकी शेप की बुनियाद पर ये 3 फॉर्म में होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सिस्टर्नी होती है, लॉन्ग फ्लैटन सेक होते हैं, यानी लॉन्ग फ्लैटन चपटे सेक होते हैं, जैसे कि ये हो गए, यहाँ पर ये हो गए चपटे सेक होते हैं, लाइक अनब्रांच ट्यूब्यूल्स, जो अनब्रांच ट्यूब्यूल बनाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास वेजिकल्स होते हैं, जो ओवल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ओवल यानी ये मैं ड्रा करता हूँ आपको, यहाँ पर वेजिकल्स भी होते हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की पार्ट्स होती है। यहाँ पर मैंने ड्रा किया हुआ है इसको। ओवल लाइक यानी ये बीजवी शक्ल में होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड, और इस पर भी मेम्ब्रेन बाउंड होता है। दे आर आइसोलेटेड इन साइटोप्लाज्म। ये क्या होता है? साइटोप्लाज्म यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये आइसोलेट होता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ट्यूब्यूल्स होते हैं, ब्रांच स्ट्रक्चर फॉर्मिंग रेटिकुलर सिस्टम। जब ये सिस्टर ने ब्रांच बनाते हैं तो ये एक रेटिकुलर सिस्टम बनाता है। इस रेटिकुलर सिस्टम को जो ट्यूब्यूल्स बनाते हैं, ये इसको हम इसकी ट्यूब्यूल्स बोलेंगे, along with सिस्टर्नी एंड वेसिकल्स। ट्यूब्यूल्स किसे कहते हैं? सिस्टर्नी और वेसिकल्स के साथ वेसिकल्स दोनों जब आपस में मिलते हैं तो ये ट्यूब्यूल्स बनाते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास टाइप्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे और दूसरे को हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। अच्छा, रफ में हमारे पास इट इज ग्रेनुलर, यानी ये ग्रेनुलर दानादार होता है। क्यों दानेदार होता है? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, राइबोसोम इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये ग्रेनुलर अपीयरेंस होता है इसकी। अच्छा, इट इज फाउंड इन प्रोटीन सिंथेसिस सेल्स सच एज पेंक्रियाज। ये किस सेल में वाक़ होते हैं? ये ऐसे सेल में होते हैं जहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस हो, यानी ज़्यादातर ये पेंक्रियाज सेल में होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा प्रोटीन बनते हैं। दूसरी टाइप जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इट इज नॉन ग्रेनुलर। ये नॉन ग्रेनुलर होता है क्योंकि इस पर राइबोसोम नहीं होते हैं। इसके बाद इट इज फाउंड इन स्टेरॉइड प्रोड्यूसिंग सेल। ये कहाँ पर वाक़ होते हैं? ये स्टेरॉइड प्रोड्यूसिंग सेल, यानी जो सेल यानी फैट्स बनाते हैं उस सेल में ही वाक़ होते हैं। सच एज मसल सेल, जो कि मसल सेल हो गए, वो स्टेरॉइड बनाते हैं। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं। फंक्शन इसकी क्या है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। ये मटेरियल का एक्सचेंज में ये अहम रोल परफॉर्म कर रहा होता है। अच्छा, इसके बाद दूसरी जो फंक्शन है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ये सेल को एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इसी की वजह से सेल की जो शेप है ये मेंटेन रहता है। अच्छा, तीसरे नंबर पे हमारे पास प्लेटफॉर्म फॉर राइबोसोम। ये राइबोसोम के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है, यानी राइबोसोम इसके सरफेस पर अटैच होके फिर प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। अच्छा, इसके बाद 4 नंबर पे हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस प्रोटीन। जैसा कि मैंने पहले बताया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी सरफेस पर राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम प्रोटीन के सिंथेसिस में काम कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद लिपिड सिंथेसिस। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये लिपिड का सिंथेसिस करती है, जो कि अहम रोल परफॉर्म कर रहा होता है। अच्छा, इसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म विटामिन डी
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये विटामिन डी बनाता है फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। किस चीज़ से? कोलेस्ट्रॉल से। तो ये है सेल की एक स्ट्रक्चर। ये सेल की सेल मेम्ब्रेन है और इसको मैंने बाइसेक्ट किया है। अच्छा, इसके बाद ये हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद ये जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि सेल ऑर्गेनेलिज है। इसके बाद न्यूक्लियर पोर्स, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसके ऊपर पोर्स होते हैं, जो ये पोर्स हो गए। और इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है जो कि राइबोसोम बनाते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियस की जो लिक्विड स्ट्रक्चर होती है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। इसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है पोर्स, न्यूक्लियर पोर्स पर मुश्तमिल होते हैं, इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। और एक हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो गया जो इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में अपना काम परफॉर्म कर रहा होता है। इसके बाद साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ये हो गया, ये जो सोल्यूशन होता है, इस सेल की जो लिक्विड स्ट्रक्चर होती है, इस सारे को हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे। राइबोसोम इसकी यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं और बाज़ औक़ात ये डिस्पर्स फॉर्म भी प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी यानी गोल्गी apparatus की जो सेक्रेटरी वेसिकल है, ये हो गए, ये वेसिकल्स हो गए। अच्छा, इसके बाद गोल्गी apparatus, ये गोल्गी apparatus हो गए। इसके बाद पेरेक्सिसोम, इसमें पेरेक्सिसोम भी प्रेजेंट होते हैं और सेंट्रियोल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि ट्यूब नुमा होते हैं और इसके साथ साथ इस लाइसोसोम पर भी मुश्तमिल होते हैं। तो ये सारा सेल का स्ट्रक्चर है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। आज का ये जो लेक्चर था ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर के लिए दीजिए इजाज़त। वस्सलाम।